मैडम, आपका पति कोई मामूली डिलीवरी बॉय नहीं, सबका बाप है, बाप। आपके पति के लिए खूंखार माफिया डॉन धूप में छाता पकड़ता है। सड़क पर जब उसकी गाड़ियों का काफिला निकलता है तो ट्रैफिक खुद ब खुद थम जाता है। बड़े बड़े नेता, अभिनेता और बिजनेसमैन उससे मिलने के लिए एक अपॉइंटमेंट तक को तरसते हैं। वो कोई साधारण डिलीवरी बॉय नहीं, वो तो नहीं, मुझे मेरी जान प्यारी है, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर आप लोगों को जानना है इस डिलीवरी बॉय का राज, तो सुनिए ये हैरत अंगेज कहानी अभी। मेरा फैमिली बैकग्राउंड जानने के बाद भी आप में इतनी हिम्मत कि मेरे हस्बैंड को अरेस्ट किया इंस्पेक्टर। आईजी लेवल से प्रेशर था मैडम, उन्हें अरेस्ट करना उनकी सेफ्टी के लिए ही था। बस बात मत बनाइए सर, हमें अभी अपना दामाद बाहर चाहिए। नहीं आया तो मेरे ससुर हरदेव पाल सिंह यहाँ आएंगे, फिर क्या होगा आपको पता ही है। यही कहकर अनन्या की मां शर्मिला ने इंस्पेक्टर को धमकाया। उस शहर के सबसे बड़े करोड़पति थे हरदेव पाल सिंह। हरदेव पाल सिंह की बहुत ही शर्मिला एक अप्रत्याशित घटना की वजह से साधारण डिलीवरी बॉय अभिनव की शादी हरदेव पाल सिंह ने अपनी इकलौती पोती अनन्या से करवा दी। अनन्या समेत किसी को भी अभिनव पसंद नहीं था, लेकिन हरदेव पाल सिंह की बात काटने की हिम्मत उस घर में किसी के पास नहीं थी। घर का काम करवाना, अपमान करना, तरह तरह की तकलीफें देना, शर्मिला ने अभिनव पर ये सब आजमाया। फिर भी अभिनव ने अनन्या का साथ नहीं छोड़ा। ऊपर से अनन्या उसे देखते ही गालियां देती रहती थी। इतने सब के बावजूद जब अभिनव को पुलिस ने अरेस्ट किया तो उसके लिए ये सब लोग लड़ने क्यों आए? यही है कहानी का ट्विस्ट, और अभिनव ने भी इसके लिए एक ट्विस्ट रखा था। वो क्या है, ये जानने के लिए पूरी कहानी सुनते हैं। ऊपर से ऑर्डर है मैडम, मैं क्या कर सकता हूँ? आपसे अपने पति को जो लगाव है वो मुझे समझ आता है। ये सुनते ही अनन्या और शर्मिला को हंसी आने लगी। शर्मिला सिर पकड़कर हंसने लगी। अनन्या भी हंसी रोक न सकी। लगाव इससे? इतनी देर से आप सोच रहे थे कि हम इसे लेने आए हैं इंस्पेक्टर। इस अभिनव ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी ससुर ने उससे शादी करवाई, इसीलिए उनसे छुपाकर डिवोर्स अप्लाई किया है। कल आखिरी हियरिंग है, इसी वक्त आपने इसे जेल में बंद कर दिया। बेकार में एक डिवोर्स बिगाड़ने का पाप ना ले सर। शर्मिला की बात सुनकर इंस्पेक्टर और सभी पुलिस वाले चौंक गए। फिर भी आईजी का हुक्म न टाल पाने वाले इंस्पेक्टर ने कहा, आपकी जल्दी समझता हूँ, लेकिन उसे छोड़ नहीं सकता मैडम। और उसके ऊपर एक 307 भी लगी है, उसके लिए अलग एफआईआर दर्ज करनी होगी। 307 सुनकर अनन्या को झटका लगा। अटेम्प्ट टू मर्डर केस लगाने लायक क्या काम कर दिया है सनकी ने? इंस्पेक्टर ने जो बताया वो सुनकर दोनों माँ बेटी को यकीन नहीं हो रहा था। इतने दिन घर का काम करने वाले सीधे साधे अभिनव ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया। ये उनके लिए बड़ा झटका था। अभिनव हमेशा की तरह खाना डिलीवर करने गया था। इस बार बहुत दूर एक बड़ी फैक्ट्री में उससे खाना लेने आया एक बड़ा गुंडा, 6 फुट का जंगली भैंसे जैसा। खाना लेकर पैसे दिए बिना जाने लगा। तब अभिनव ने कहा, भाई अभी पैसे नहीं दिए, 350 रुपए। अभिनव बोलता रहा और उस गुंडे ने उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। अभी मारा ना, वो 600 हो गया, चल भाग यहाँ से। अभिनव का मुंह लाल हो गया। उठकर देखता उससे पहले दूसरा थप्पड़ पड़ा। गुंडा हंसते हुए बिल्डिंग के अंदर घुस गया। गेट के पास लगे आई स्कैनर ने उस गुंडे को पहचाना और गेट खुला। इंडस्ट्रियल एरिया में बनी एक बड़ी फैक्ट्री का बड़ा गेट बंद करने से पहले अभिनव ने दयनीय स्वर में कहा, भाई मुझसे कुछ गलती हो तो एक थप्पड़ और मार लो, बस मेरे पैसे दे दो। अगर अपने बाप का बेटा है ना तो अंदर आकर पैसे ले जा। ये कहकर गुंडे ने दरवाजा बंद किया। उसी पल अभिनव के अंदर आग भड़क उठी। अभिनव का एक काला इतिहास था जो किसी को नहीं पता था, यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी नहीं। बचपन में उसकी आंखों के सामने उसके पिता को गोली मारी गई थी। उसके बाद एक पूरा साम्राज्य उसका इंतजार कर रहा था। फिर भी वो एक साधारण डिलीवरी बॉय और घर का दामाद बनकर जी रहा था। जिस बीते कल को किसी ने नहीं जाना था, उसे उस गुंडे ने अभिनव को उस एक पल में याद दिला दिया, और यहीं से पूरी कहानी बदलने वाली थी। बिना एक पल गंवाए वो उस गेट को जोर से पीटने लगा। उस आवाज को सुनकर सभी गुंडों के सरदार उम्रदराज दादा ने ध्यान दिया। कौन परदेसी है जो ऐसे गेट ठोक रहा है? ये सब ध्यान नहीं रखते क्या? वो डिलीवरी करने वाला एक छोकरा है सरदार, हमारे अलावा किसी के लिए वो गेट नहीं खुलेगा। थोड़ी देर ठोक कर भाग जाएगा। पैसे देकर सामान लो, कितनी बार बोलना पड़ता है, फिर लूटे हुए पैसे कैसे खर्च करते हो? दादा की बात सुनकर सभी गुंडे हंसने लगे, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि अभिनव अगला कदम उठाएगा। गेट खोलने की कोशिश में तरह तरह के तरीके आजमाने के बाद उसने अचानक उस स्कैनर पर अपनी आंखें स्कैन की। अगले ही पल
वहाँ के सायरन बज उठे और गेट अपने आप खुल गया। गेट खुलते ही अभिनव अंदर चला गया। ये देखकर वो भैंसे वाला गुंडा चिल्लाते हुए दौड़ा। अबे भाई रुक, बड़ा आया अंदर घुसने वाला। गुंडे को देखते ही तूफान की रफ्तार से दौड़ा अभिनव और उस गुंडे के बिल्कुल न सोचे हुए पल में ब्रूस ली की तरह उसकी गर्दन पर लात मारी। बस इतना काफी था। वो विशालकाय गुंडा हाथी की तरह धाराशायी हो गया। इतना बड़ा आदमी गिरते देख बाकी गुंडे घबराकर पीछे हट गए। ये बिल्कुल न सोचने वाला दादा कुर्सी से लड़खड़ाकर गिरे और उठ गए। अभिनव की इस तरह की मार वो पहले भी देख चुके थे। उस गुंडे को मारने के बाद अभिनव ने उसकी जेब से जितने पैसे चाहिए थे निकाले और बाकी पैसे उसके मुंह पर फेंक कर बाहर चल दिया। लेकिन दादा के मुंह से डर के मारे आवाज नहीं निकल रही थी। आसपास के गुंडों ने उन्हें सहारा दिया। अरे वो कौन है? उसने जो मार मारी वैसी मार इससे पहले सिर्फ एक आदमी ने मारी थी। अगर उसकी नजर से वो गेट खुला तो वो जरूर उसी का बेटा है। अंडरग्राउंड सिंडिकेट को न्यूज भेजो, टाइगर जिंदा है। ये चिल्लाते हुए दादा गिर पड़े। अगले ही पल मुंबई, विशाखा, दिल्ली, कोलकाता, आंध्रा, हर तरफ फोन की घंटियां बज उठी। अभिनव की 1 लाख का सीसीटीवी फुटेज बड़े बड़े डॉन के हाथों तक पहुंच गया। पूरे भारत के गुंडों के जहन में एक ही नाम उभरा। उनके होठों पर एक ही शब्द था, टाइगर। व्हाट नॉनसेंस। ये फर्जी कहानी पर यकीन करने के लिए कह रहे हैं इंस्पेक्टर? ये तो कोई मामूली सा इंसान है। मानना न मानना आपकी मर्जी, लेकिन आईजी मान रहे हैं, इसलिए कानून अपना काम करेगा। ये सुनकर नाराज शर्मिला बोली, ठीक है इंस्पेक्टर, आपके पास पुलिस अधिकारी का ऑर्डर है तो हमारे पास भी देश का सबसे बड़ा वकील है। भारत के टॉप वकील मिस्टर अनुपम को हमने अपने डिवोर्स केस के लिए अपॉइंट किया है। वो आकर जमानत मांगेंगे तो आपको देनी ही पड़ेगी। अनुपम का नाम सुनते ही इंस्पेक्टर घबराकर उठ खड़े हुए। वो उनसे बात करते उससे पहले ही पुलिस स्टेशन के बाहर एक रोल्स रॉयस कार आकर खड़ी हो गई। उसके पीछे 3 और गाड़ियां आई। गाड़ी से फोन पर बात करते हुए उतरे एडवोकेट अनुपम। दिल्ली से अभी खबर मिली, पूरा अंडरवर्ल्ड हाई अलर्ट पर है। मैंने सुना, मीटिंग अरेंज करो, एक छोटा सा जमानत केस है, मैं निपटा कर आता हूँ। अनुपम जैसे ही पुलिस स्टेशन के गेट के अंदर दाखिल हुए, साधारण कांस्टेबल से लेकर चेन स्नेचर चोर तक सभी ने नमस्कार करके रास्ता दिया। अनुपम के अंदर आते ही बिना मांगे उनके लिए कुर्सी ला दी गई। इंस्पेक्टर कांपते पैरों से खड़े हो गए। उनके पास आई शर्मिला बोली, सर, इस बात की पिताजी को खबर नहीं है। आप भी कान पर कान रखकर जमानत दिला दीजिए तो कल का डिवोर्स अच्छे से हो जाएगा। मेरी बेटी को नई जिंदगी मिल जाएगी। इसलिए तो मैं आया हूँ, मैं देखता हूँ। आप यहाँ वेट कीजिए। अनुपम बिना किसी से परमिशन लिए जहाँ आरोपी रखे जाते थे उस सेल की तरफ चल दिए। उन्हें रोकने वाले इंस्पेक्टर ने कहा, सर प्लीज सर, ऊपर से ऑर्डर है सर। मेरे सुपीरियर्स ने कहा है कि किसी को भी नहीं छोड़ना। अगले हफ्ते से मैं हाई कोर्ट जज हूँ, आपके सभी केस मेरे पास आएंगे। जाइए और अपने सुपीरियर्स को भी ये बता दीजिए। नाउ मूव अवे। अनुपम सेल में बंद अभिनव के पास पहुँचे। अभिनव सिर झुकाए उठकर आया। पहले से म्यूचुअल डिवोर्स न देकर अपनी जान जोखिम में डाले हो, अब बड़े आए झगड़ा करने वाले। क्या सोच रखा है मन में? डिवोर्स बिल्कुल नहीं दे सकता सर। अनन्या अच्छी लड़की है, उसे उसकी माँ बरगला रही है। एक न एक दिन अनन्या मेरा प्यार समझेगी। बकवास। उनके पास 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है और तू 5-10 रुपए के लिए भटकने वाला डिलीवरी बॉय। तुझे अपनी औकात खुद नहीं पता। डिवोर्स मान ले। नहीं मानूंगा। गुस्से में आए अनुपम ने झटके से अभिनव की कमीज पकड़ी। अभिनव ने अपनी ताकत से उनका हाथ पकड़कर मरोड़ा। वो झेल नहीं पाए। तभी उनकी नजर अभिनव के हाथ पर पड़ी। टाइगर की अंगूठी। 20 साल से जिसे देखने के लिए वो तरस रहे थे, उसे अपनी दोनों आंखों से देखकर वो कांप उठे। उनकी रीढ़ में जैसे बिजली कौंध गई। उस अंगूठी को छूकर वो घबराने लगे। ये अंगूठी, ये मैंने पहले कहीं देखी है। तुम्हारे पास ये कैसे आई? उनकी घबराहट देखकर अभिनव ने हाथ छुड़ाया और शांति से जवाब दिया। वो जवाब उसकी पूरी जिंदगी पलटने वाला था। ये उसे उस पल तक पता नहीं था। ये अंगूठी मेरे पापा ने मुझे दी थी। मतलब संजय तुम्हारे पिता थे? हाँ, लेकिन बचपन में ही उन्हें मार दिया गया। लेकिन मैं उनका बेटा हूँ, ये किसी को पता नहीं। किसी को पता नहीं? भाई, इस दुनिया में कोई बड़ा आदमी नहीं जिसे उनके बारे में पता ना हो। इंडस्ट्रियल एरिया में तेजा गैंग के आदमियों को किसने मारा? वो भी संजय की तरह एक ही लात से। अभिनव के मुंह से वो एक शब्द सुनने के लिए अनुपम की आंखें तड़प रही थी। लिए हुए पैसे नहीं दिए, पिताजी के बारे में गलत बोला इसलिए। अभिनव की बात पूरी होती उससे पहले वकील अनुपम उसके पैरों पर घुटने टेक कर बैठ गए। उनकी आंखें भर आई थी, हाथ कांप रहे थे, फिर भी अभिनव के पांव मजबूती से थामे हुए थे। आपका इंतजार कर रहा है एक पूरा साम्राज्य टाइगर।
हरदेव पाल सिंह साहब ने अनन्या की शादी आपसे करवाई है, तो इसके पीछे कोई बड़ा राज जरूर है। एक अनजाना रिश्ता है हरदेव पाल सिंह के परिवार और आपके पिता के बीच। आपके पिता की मौत के पीछे भी कोई राज छुपा है, लेकिन अभी असली समस्या ये नहीं है। दीमक के झुंड की तरह पूरे भारत के गैंगस्टर आपको ढूंढते हुए निकल पड़े हैं। आपका यहाँ रहना सुरक्षित नहीं। जो मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा, तब तक यहाँ वेट करिए। अनुपम ये कहकर उठकर जाने लगे। अभिनव ने जो कभी न हो ऐसा सोचा था, वही उसकी आंखों के सामने होते देख रहा था। तेजी से लौटते अनुपम को रोककर शर्मिला ने पूछा, क्या बोला सर? उस बेकार अभिनव ने? शर्मिला की बात सुनते ही अनुपम गुस्से में पलटे। वो बेकार आपकी पूरी संपत्ति 10 गुना करके भी देना तो उनकी काबिलियत के बराबर नहीं होगी। उनसे शादी हुई, इसमें आपकी बेटी लकी है। अनुपम के इन शब्दों ने पूरे पुलिस स्टेशन को हिला दिया। कुछ भी न समझ पाने वाली अनन्या गुस्से में उनके सामने आई। आपको भी उस फ्रॉड ने बेवकूफ बना दिया, तो अब मुझे डिवोर्स नहीं दिलवाएंगे, यही बात है? अब तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो वो खुद दे तभी होगा, कोई और चाहे तो भी नहीं मिलेगा। अनुपम के ये शब्द सुनकर शर्मिला और अनन्या के होश उड़ गए। अनुपम बिना कुछ बोले जाने लगे। तब शर्मिला ने गुस्से में कहा, ये नहीं तो 1000 वकील हैं। मैं अपनी बेटी को डिवोर्स तो दिलवा के ही रहूंगी। जब तक मैं हूँ ऐसा नहीं होगा मिसेस शर्मिला। अभिनव साहब के पक्ष में मैं खुद आकर बहस करूँगा। 1 हफ्ता भी अगर टला तो वहाँ जज के रूप में मैं बैठूंगा। अब जो करना हो कर लीजिए। अनुपम की ये बात सुनकर वहाँ खड़ा हर इंसान चौंक गया। क्या सच में अभिनव इतना बड़ा आदमी है? और क्या है इस अभिनव की असलियत, ये जानने के लिए फ्री में सुनिए अभिनव की पूरी कहानी शुरू से। अभिनव बेटा, ये तुम्हारी नई माँ है। ये मेरी माँ नहीं है। पिता के साथ अनजान औरत को देख अभिनव का गुस्सा फूट पड़ा। तुम मेरी माँ नहीं हो, यहाँ से चली जाओ। ये क्या बदतमीजी है? अब से यही तुम्हारी माँ है। अपने कमरे में जाओ। बच्चा है, समझ जाएगा। अगले कुछ महीनों तक शालिनी संजय के सामने तो अभिनव से प्यार जताती, पर उसके जाते ही उस पर जुल्म करती। और एक दिन, बेटा ये चोट कैसे लगी? नई माँ मुझे मारती है पापा। सब झूठ है, पर सौतेली माँ हूँ ना, तुम भी यकीन कर लोगे। अभिनव, आइंदा से झूठ मत बोलना। जाओ यहाँ से। सॉरी शालिनी, मैं समझाऊंगा उसे, पर अभी मुझे कहीं जाना है। आज रात नहीं आऊंगा। कोई बात नहीं, तुम आराम से जाओ। लेकिन उसी रात संजय अचानक घर लौटा और जो देखा उसने खून जमा दिया। शालिनी, ये क्या है? और राणा, तूने भी मुझे धोखा दिया। ओह, ये सालों से मेरी ही गर्लफ्रेंड है और मेरे कहने पर ही तेरी बीवी बनी। निकल जाओ यहाँ से। निकलोगे तुम, क्योंकि अब सब कुछ हमारा है। मैं माफिया किंग टाइगर हूँ। सही कहा, पर तू कुछ करने के लिए जिंदा रहेगा तब ना। इससे पहले कि संजय कुछ करता, राणा ने उस पर गोली चला दी। गद्दार, तू बचेगा नहीं। अभिनव ये सब कुछ अपने कमरे की खिड़की से देख चुका था। पापा, उसने सब देख लिया, पकड़ो उसे। रुक छोटे टाइगर, कहाँ भाग रहा है? लेकिन अंधेरे में टाइगर का बेटा गायब हो चुका था। भाग गया वो टाइगर का बेटा। वो कर भी क्या लेगा? अगर वापस आया तो मार देंगे उसे। अब इस बात को 18 साल बीत गए। अभिनव अनाथ आश्रम से निकलकर एक डिलीवरी बॉय का काम करने लगा। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अपने प्यार वैभवी को खुश रखना। लेकिन जब उसने भी उसे धोखा दे दिया तो अभिनव पूरी तरह टूट गया और नशे में अपनी जान देने बिजली की तार पर चढ़ गया। गुड बाय वैभवी, मैं ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। मर जाएगा वो। अबे नीचे उतर, देवदास की औलाद। वो मजनू तो जान देने को तैयार था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अरे अचानक वो तार टूटा। उस तार से एक बिजली तो निकली, मगर उससे पहले ही अभिनव नीचे गिर गया। मगर वो गिरा भी तो कहाँ, लड़की के बिस्तर में। कौन हो तुम? और मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो? मैं खुद नहीं जानता कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा। मुझे तो लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। अचानक कमरे का दरवाजा खोलकर अनन्या का भाई सनी सिंह वहाँ पहुँच गया। ये फटीचर तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रहा है? मैं अभी के अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। अब तुमसे सच पुलिस ही उगलवाएगी। इस घर के सारे फैसले सिर्फ एक ही आदमी लेता है, और वो है ग्रेट हरदेव पाल सिंह, यानी कि हमारे दादाजी। दादाजी का नाम सुनते ही अनन्या के माथे पर पसीना आ गया। अनन्या, बाहर निकल। अपने दादाजी की बुलंद आवाज सुनकर अनन्या ने एक नजर गुस्से से सनी को देखा और फिर अपने कपड़ों को ठीक करते हुए वो उस कमरे से निकल गई। करमजली, तेरी ये हिम्मत जो तू शादी से पहले के लड़के के साथ संबंध बना रही है। ये कहते हुए हरदेव पाल ने अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर वो अनन्या को देखते हुए बोले, अनन्या, इस लड़के का नाम जो भी है, तुझे आज ही इससे शादी करनी होगी। ये सुनकर मानो अनन्या के सर पर एक गाज सी गिर गई। फिर क्या था, 1 घंटे के अंदर ही उसी हॉल में अनन्या और अभिनव की शादी हो गई। अगर भगवान ने उन दोनों को मिलवाया है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। आज हमारे दोस्त अकरम की बर्थडे पार्टी है। अकरम, जो शहर का सबसे बड़ा रईस ही नहीं बल्कि शहर का सबसे बड़ा डॉन भी था,
वो और उसके 2 पार्टनर्स मिलकर चलाते थे द माफिया किंग, जो देश की सबसे खतरनाक क्रिमिनल गैंग। वैसे तो अनन्या उस पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, पर दादाजी का हुक्म टालना उसके लिए इम्पॉसिबल था। मजबूरी में अभिनव को भी अनन्या के साथ जाना ही पड़ा, मगर वहाँ उसका सामना उससे हुआ, जिसे देखकर वो पूरी तरह से चौंक गया। वैभवी तुम? इतने में वहाँ सनी पहुँच गया। डोंट टेल मी जीजाजी कि आप एक डिलीवरी बॉय हैं। आपकी शक्ल से ही लगता था। मेरी प्यारी बहन अनन्या ने इस फटीचर डिलीवरी बॉय से शादी कर ली है। जी हाँ, सही सुना आपने। सनी ये सब बताया जा रहा था और सब ठहाके लगाकर हंसे जा रहे थे, मगर अनन्या की आंखों में थे आंसू। रोते रोते बेचारी अनन्या दौड़ते हुए वहाँ से भाग गई। अनन्या के पीछे अभिनव भी वहाँ से जा रहा था, मगर सनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अरे आप कहाँ जा रहे हैं जीजाजी? आप इस खास चेयर पर बैठिए। अभिनव, जो सनी की चाल से अनजान था, वो उस चेयर की तरफ बढ़ने लगा और सनी मन ही मन कहने लगा, अब पता चलेगी इस डिलीवरी बॉय को इसकी औकात। और फिर जैसे ही अभिनव उस चेयर पे बैठा, अचानक उस चेयर में लाल लाइट्स जलने लगी। उन अलार्म्स के बजते ही बहुत से बॉडीगार्ड्स हाथ में बंदूक लेकर वहाँ आ गए और अभिनव को घेर कर खड़े हो गए। मगर तभी वहाँ एक कड़क आवाज आई, तो तू है वो हरामजादा। अब तुझे अकरम के कहर से कोई नहीं बचा सकता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जहाँ अभिनव अकरम के आगे गिड़गिड़ा रहा था, वहीं अब अकरम की आंखें अभिनव की अंगूठी पर टिकी हुई थी, जिस अंगूठी में टी लिखा हुआ था। टाइगर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दी बेटा। यह कहते हुए अकरम अभिनव के पैरों पर गिर गया। ये सब क्या है अकरम अंकल? आप इस फटीचर के आगे घुटने क्यों टेक रहे हैं? ये तो साला। खबरदार, जो इसके बारे में एक शब्द भी कहा तो ये कुर्सी भी इसकी है, इस पे अधिकार भी इसका है और ये पूरा कारोबार भी इसी का है। ये है माफिया किंग का असली मालिक, क्योंकि ये है हमारा टाइगर। आखिर क्यों अभिनव के आगे अकरम जैसे खतरनाक डॉन ने घुटने टेक दिए? क्यों अकरम अभिनव को कह रहा था टाइगर? क्या याद आया था अकरम को अभिनव की उस अंगूठी को देखकर? और अब क्या नया मोड़ लेने वाली है अभिनव उस टाइगर की कहानी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बिना एक पल गंवाए अभी के अभी नीचे दिए लिंक पर डबल क्लिक करके इंस्टॉल कीजिए पॉकेट FM और फ्री में सुनिए एक आम डिलीवरी बॉय की एक खतरनाक माफिया डॉन बनने की कहानी, द रिटर्न ऑफ टाइगर। एक तरफ 60 करोड़ की बोली और दूसरी तरफ माफिया किंग अकरम उसके कदमों में। पर ये दौलत ऐसे ही नहीं आई, क्योंकि इसके पीछे छुपी है एक खून से सनी रात, जहां उसके पिता उसे बचा रहे थे। क्या आप भी जानना चाहते हैं सच? आइए सुनते हैं द रिटर्न ऑफ टाइगर। अभिनव बेटा, भाग जा यहाँ से, नहीं तो ये लोग तुझे भी मार डालेंगे। नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जिद मत कर टाइगर। हाँ, मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, लेकिन तुझे अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ संभालना है। अब जा जा। घबराया हुआ अभिनव अपने पिता को छुपकर देख रहा था। संजय जैसे ही अपनी गाड़ी के पास पहुँचे तो एक आदमी ने संजय पर बंदूक तान दी। संजय पर 3 गोलियां दाग दी गई थी। टूटती सांसों के बीच संजय ने अभिनव को देखा और कहा, इस कमीने का चेहरा याद रखना टाइगर। और संजय जमीन पर ढेर हो गया। पापा! अभिनव चिल्लाया और अचानक उसकी नींद खुल गई। पिछले 18 सालों से ये सपना इसी तरह से अभिनव को परेशान कर रहा था। अभिनव गुड़गांव में रहता था और डिलीवरी बॉय का काम करता था। उसकी जिंदगी में बस एक ही खुशी थी, उसकी गर्लफ्रेंड वैभवी। जब भी वो वैभवी को देखता तो अपने सारे दुख भूल जाता था। कुछ देर के बाद जब वो वैभवी के कमरे के बाहर पहुंचा तो उसने पाया वहां काफी रंगीन लाइट चल रही थी। अभिनव हड़बड़ाते हुए ऊपर पहुंचा और घंटी बजा दी। वैभवी ने कमरे का दरवाजा खोला। अभिनव ने जैसे ही वैभवी को देखा तो उसके होश उड़ गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, इतने में पीछे से आवाज आई, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग, देवेन ने कहा। और अभिनव को बगल करके वो वैभवी के पास आ गया। उसने वैभवी को गिफ्ट दिया और उसे कस कर गले लगा लिया। ये देख अभिनव जल भून उठा। इतने में वैभवी ने कहा, दोस्तों, तुम्हें मेरे स्टैंडर्ड पर डाउट है ना? अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरा स्टैंडर्ड क्या है। वैभवी ने इतना कहा और देवेन का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद वैभवी उसे देखते हुए बोली,
मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ अभिनव। क्या? और क्या? अबे कब तक बेचारी तेरे जैसे गरीब के साथ आधी पेस्ट्री खाती रहेगी? नहीं डार्लिंग। इतना कहते ही देवेन ने वैभवी के गालों को चूम लिया। अभिनव की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देवेन की नाक पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। साले, तेरी इतनी हिम्मत! देवेन जैसे ही अभिनव को मारने के लिए आगे आया, इतने में अभिनव ने उसके पेट में एक लात मारी और वैभवी की तरफ देखकर बोला, ये तुमने ठीक नहीं किया वैभवी। और अभिनव वहां से निकल गया। वो उन दोनों की शक्ल अब और नहीं देखना चाहता था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल जोरों से दुख रहा था। वो एक बड़े से होटल के सामने फुटपाथ पर ही शराब पीने बैठ गया था। नशे में धुत अभिनव ने शराब की आखिरी बोतल सड़क पर फोड़ते हुए कहा। उसे चक्कर आ रहे थे और वो गश खाकर वही सड़क पर लेट गया। कुछ देर के बाद अभिनव के बगल से सनी सिंह की महंगी सी गाड़ी गुजरी। जैसे ही सनी की नजर अभिनव पर पड़ी तो उसने गाड़ी रुकवाई और नीचे उतरकर अभिनव के पास चला गया। वो अभिनव को मुस्कुराते हुए देख रहा था। सनी के आदमी भी उसके पीछे उतरे। उनमें से एक ने हिचकिचाते हुए कहा, बॉस, ये हमारे पास टाइम नहीं है। सुबह होने से पहले अगर हमने इसे अनन्या के कमरे में नहीं डाला तो हमें दोबारा इस काम को करने का मौका नहीं मिलेगा। सनी ने कहा और अभिनव को गाड़ी में डालने का इशारा कर दिया। उन्होंने अभिनव को गाड़ी में डाला और वहां से रवाना हो गए। सुबह जब अभिनव की करवट बदली तो उसका हाथ एक नर्म हाथ से टकरा गया। इधर अनन्या की भी नींद खुल गई। अपने आप को इस हाल में पाया तो गुस्से में अभिनव के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार बोली, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? कौन हो तुम और मेरे कमरे में कैसे आए? इतने में अनन्या के कमरे का दरवाजा खुला और सनी अपने आदमियों के साथ अंदर आ गया। शेम ऑन यू बहना, मुझे तो पहले से तुम्हारे कैरेक्टर पर डाउट था। मैंने कितनी बार दादाजी को समझाया पर वो हर बार बोले नहीं, मेरी अनन्या ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए मैंने उन्हें अपनी पोती की रंगरलियों का लाइव टेलीकास्ट दिखाने के लिए यही बुला लिया। अनन्या और सनी के दादा हरदेव पाल सिंह कमरे में पहुंच चुके थे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जब अभिनव की नजर हरदेव से मिली तो उसे लगा वो अपनी आंखों के सामने मौत देख रहा है। हरदेव उसके पास आए और बोले, तुम मेरी पोती के साथ सोया था ना? हमारे परिवार के कानून के हिसाब से आज से तू सिंह परिवार का दामाद है। क्या? लेकिन हम दोनों के बीच तो कुछ हुआ ही नहीं। इससे पहले कि अभिनव कुछ समझता, हरदेव के आदमियों ने उसे मारना शुरू कर दिया था। कुछ देर के बाद हरदेव ने अपने आदमियों को रुकने का इशारा किया और अनन्या की तरफ देखते हुए कहा, अनन्या, इसे हॉस्पिटल भेजना ताकि शाम को ये अकरम की पार्टी में आने के लिए तैयार हो जाए। याद रखना, मुझे शाम को अकरम की पार्टी में तुम्हारे साथ ये जरूर नजर आना चाहिए। अकरम का घर किले जैसा था जिसके चारों तरफ बाउंसर्स बंदूकें लिए खड़े थे। जैसे ही अनन्या और अभिनव अंदर आए तो इतने में उसकी नजर देवेन से टकरा गई। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है बे साले? देवेन के मुंह से अभिनव को ये सुन गुस्सा आ गया। जुबान संभाल कर बात कर देवेन, नहीं तो क्या कर लेगा? इतने में उन दोनों का झगड़ा देख पार्टी का ऑर्गेनाइजर अकरम वहां पहुंच चुका था। उसने कहा, क्या हो रहा है यहाँ? अकरम सर, देखिए ना इस आदमी को, ये एक क्रिमिनल है और जबरदस्ती आपकी पार्टी में घुस आया है। देवेन के कहने पर अकरम ने अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम यहाँ इनवाइटेड नहीं हो। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, चले जाओ यहाँ से। अभिनव ने देवेन को गुस्से में देखा, अपना हाथ नीचे किया और वहां से निकलने लगा। एक मिनट रुको। अभिनव रुका और पलटकर अकरम को देखने लगा। अकरम अभिनव के पास आकर उसकी अंगूठी को देखने लगा और बोला, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ अकेले में? मुझसे? हाँ, आओ मेरे साथ। अकरम ने कहा और अभिनव का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगा। अनन्या, देवेन, सनी और पार्टी में मौजूद बाकी लोग ये देख हैरान हो गए थे। कुछ देर के बाद जब वो अकरम के कमरे में पहुंचे तो अकरम ने दरवाजा बंद किया और अभिनव के पास आकर बोला, क्या मैं तुम्हारी ये अंगूठी देख सकता हूँ? क्यों? चिंता मत करो, मैं इसे मांग नहीं रहा, बस मुझे कुछ देखना है, प्लीज। अभिनव उसकी बात सुन हिचकिचाया और आखिर में अंगूठी उतार कर उसे दे दी। अकरम ने उसे उलट पलट कर देखा। उस अंगूठी के अंदरूनी भाग में
टी लिखा हुआ था। उसे पढ़ते ही अकरम के दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसने अभिनव के पैरों में गिरते हुए कहा, टाइगर। अभिनव ने अकरम के मुंह से ये शब्द सुना तो वो हैरान हो गया। उसे अचानक से अपने पिता के वो आखिरी शब्द याद आ गए जो उन्होंने अभिनव से विदा लेते हुए कहे थे। लेकिन अभिनव हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अकरम ये सब कैसे जानता था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, अकरम ने कहा, आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया टाइगर। टाइगर? हाँ, मैं पिछले 18 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम हमारे टाइगर हो टाइगर, हमारे इस हजारों करोड़ के बिजनेस एम्पायर के वारिस, जिसे हम तीनों दोस्तों ने मिलकर खड़ा किया था। मैं, तुम्हारे पापा संजय गढ़वाल और राणा अग्निहोत्री। इतना कहते ही अकरम ने दीवार पर टंगी एक तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया जिसमें संजय, अकरम और राणा तीनों मौजूद थे। राणा को देख अभिनव को झटका लगा। उस रात अभिनव के पिता पर जिस आदमी ने गोली चलाई थी वो राणा था। अभिनव की आंखें गुस्से से लाल हो गई। ये देख अकरम ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। आपको मुझसे कुछ बात करनी थी ना? हाँ, मैं तुम्हें हमारी कंपनी द माफिया किंग के बारे में कुछ बताने वाला था। हम तीनों ने मिलकर द माफिया किंग को खड़ा किया था, जिसके नाम से पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटी और इस देश का बड़े से बड़ा आदमी कांपता था। पर तुम्हारे पापा के जाने के बाद सब बिखर गया। इस बीच हमारे कुछ दुश्मन भी खड़े हो गए हैं। उनमें से सबसे बड़ा दुश्मन है दिग्पाल छिंगावत। वो सालों से तुम्हें ढूंढ रहा है। वो तुम्हें मारकर हमारा नामो निशान मिटा देना चाहता है। फिलहाल द माफिया किंग का सारा काम राणा का बेटा मोंटी संभाल रहा है, लेकिन अब से कंपनी की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी। अपने पिता के काम को अब तुम्हें ही आगे बढ़ाना है टाइगर। लेकिन मुझे तो कभी मेरे पापा ने इस माफिया ग्रुप के बारे में नहीं बताया। अगर ऐसा कुछ था तो वो मुझे पहले ही बता सकते थे ना। तब तुम बहुत छोटे थे, शायद वो तुम्हें सब चीजों से दूर रखना चाहते थे। लेकिन मेरा यकीन करो, हम सच में तुम्हें ढूंढ रहे थे। और अब तुमसे मिलने के बाद मुरझाया हुआ द माफिया किंग फिर से जिंदा हो जाएगा। इतना कहकर अकरम कमरे में रखी एक टेबल की तरफ बढ़ने लगा था। इधर अभिनव के मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राणा का राज अकरम और बाकी लोगों को पता क्यों नहीं चला और क्यों एक गद्दार का बेटा अभिनव की गद्दी पर बैठा हुआ था। इससे पहले कि अभिनव अपने आप को कोई जवाब दे पाता, अकरम उसके पास आया और उसने अभिनव को 50 करोड़ रुपए का एक चेक थमा दिया। इसे रख लो। जब तक तुम वापस टाइगर की पोजीशन पे नहीं आ जाते तब तक तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अभिनव ने अकरम के हाथ से चेक लिया और उसे देखने लगा। उसकी जिंदगी पलट तो गई थी, लेकिन अभी भी ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब उसे नहीं मिले थे। इसके बाद अभिनव और अकरम उस कमरे से बाहर निकलने लगे। अकरम ने जाते हुए कहा, तुम्हारी असली पहचान के बारे में किसी को भी खबर नहीं लगनी चाहिए, इसलिए जैसे जीते आ रहे थे वैसे ही जीते रहना। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों कमरे से बाहर आ गए। इससे पहले कि अनन्या कुछ कहती, कमरे का दरवाजा खुल गया। अकरम अभिनव को लेकर बाहर आ रहा था। अभिनव के बदन पर एक छोटी सी खरोच भी नजर नहीं आ रही थी। जब देवेन और सनी ने ये देखा तो उनका मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया। देवेन ने कहा, इसे देखकर तो लग रहा है कि अकरम सर ने इसे हाथ तक नहीं लगाया। कमाल है, दोनों इतनी देर से कमरे में थे। कम से कम इतने टाइम में इसकी नाक तो टूट ही जानी चाहिए थी। सनी ने कहा, आओ। अकरम ने अभिनव से कहा और उसे अपने साथ पार्टी हॉल में सबके सामने ले आया। अकरम के चेहरे पर खुशी देख सब ताज्जुब कर रहे थे। ये अभिनव है, मेरे एक पुराने दोस्त, सॉरी, ये मेरे पुराने ड्राइवर का बेटा है। अकरम ने जैसे ही अभिनव का सबसे परिचय करवाया तो देवेन और सनी खुश हो गए, लेकिन अनन्या को यह सुनकर झटका लगा। एंजॉय द पार्टी, इतने में अकरम ने कहा और अभिनव को अकेला छोड़ बाकी लोगों से मिलने के लिए निकल गया। देवेन और सनी को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि अकरम अभिनव को इतना भाव क्यों दे रहा था। अभिनव को इस बात से कोई लेना देना नहीं था
कि सनी और देवेन उसके बारे में क्या सोच रहे थे। उसकी आंखों के सामने बस रह रहकर अपने पिता की शक्ल आ रही थी। उसे वो रात याद आ रही थी जिस रात को राणा ने संजय को गोली मारी थी। अभिनव को ये भी याद आया कि उसे खुद भी गोली लगी थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होने की वजह से वो बच गया था। उधर जब अनन्या ने देखा कि अभिनव ठीक है तो वो अभिनव के पास आई और बोली, मुझे नहीं लग रहा था कि तुम अपने पैरों पर बाहर आ पाओगे। अच्छा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही थी? रत्ती भर भी नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी चिंता होनी चाहिए। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जरा बचकर रहो, अनन्या ने कहा। इतने में सनी और देवेन भी अभिनव के पास आकर खड़े हो गए। अक्रम सर ने तुझसे अंदर क्या बात की? देवेन ने पूछा। अभिनव ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, उन्होंने कहा कि अगर देवेन जैसा गधा तुमसे ये सवाल करे तो उसका जवाब मत देना। और अभिनव हंसते हुए वहां से आगे निकल गया। हरामखोर, देवेन ने उसे गाली दी, लेकिन अभिनव पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके दिमाग में इस वक्त पहले से ही कई जरूरी चीजें घूम रही थी। इसके बाद पूरी पार्टी के दौरान अनन्या ने अभिनव से कोई बात नहीं की। अगली सुबह जब अभिनव का अलार्म बजा तब वो फिर से वही सपना देख रहा था। अलार्म की आवाज सुन वो झटके से उठा और अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसने उठते ही मन सबसे पहले अक्रम को धन्यवाद दिया, जिसने उसके पिता की कंपनी को इतने सालों बाद भी जिंदा रखा, लेकिन साथ ही उसे अपने पिता को खोने का मलाल भी था। इसी ख्याल के साथ अभिनव बिस्तर से उठा और अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। अक्रम के हिसाब से उसकी डिलीवरी बॉय की जॉब उसे अपनी पहचान छुपाने में काफी मदद कर सकती थी। अभिनव ने अपनी जेब में अक्रम का दिया हुआ चेक डाला और घर से निकल गया। 1 घंटे के बाद जब वो अपनी बाइक से ऑफिस आया और कॉरिडोर में चलने लगा तो उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। अभिनव ने फोन उठाया और बोला, हेलो टाइगर, अक्रम। हाँ कहिए। टाइगर, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। वो हमारे माफिया वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम है और साथ ही तुम्हारे पापा और मेरा जिगरी यार बलराज। मैं चाहता हूँ बलराज को पता चल जाए कि टाइगर लौट आया है, इसलिए शाम को डिनर के लिए होटल सफायर में पहुँच जाना। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ। इतना कहकर अक्रम ने फोन रखा और अगले ही पल अभिनव को एड्रेस भेज दिया। अक्रम के मुंह से ये बात सुनते ही अभिनव का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। वो अब उस टाइगर जैसा महसूस कर रहा था जो जू से निकलकर जंगल में आ गया हो। अभिनव अपने पुराने ऑफिस से निकलने के बाद सीधा होटल सफायर पहुंच गया। जैसे उसने होटल को बाहर से देखा तो वो देखता ही रह गया। तभी वहां एक काले रंग की चमचमाती हुई महंगी सी गाड़ी आकर खड़ी हो गई। सभी पलटकर गाड़ी को देख रहे थे। अक्रम गाड़ी से बाहर निकला और उसके साथ एक और आदमी था। ग्रे कलर का सूट पहना, वो दिखने में लंबा चौड़ा और मजबूत था। वो और कोई नहीं बल्कि बलराज था। वो एक बहुत ही फेमस कपड़ों की कंपनी का मालिक था और साथ ही द माफिया किंग का एक मजबूत पिलर। उसे देख अभिनव की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने बलराज के बारे में सुना था, उसे तस्वीरों में देखा था, लेकिन उसे तस्वीरों में देखने में और सामने से देखने में जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा था। उसके मन में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर बलराज उससे क्यों मिलना चाहता था। इतने में अक्रम ने कमरे का दरवाजा खोला और खोलते हुए अभिनव की तरफ पलटते हुए कहा, यहाँ तुम्हें तुम्हारी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। यह रूम सबसे प्राइवेट और सबसे सेफ है। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और अक्रम के साथ अंदर चला गया। तो टाइगर यही है? हाँ, यही है हमारा टाइगर। मैं चाहता था कि ये हमारी टीम के बड़े और भारी मेंबर्स से मिले। एक बार सबसे मिलने के बाद हमें जिस तरफ बढ़ना है उस तरफ टाइगर ही हमें लीड करेगा। जिस गद्दी की तुम बात कर रहे हो उसे लिया नहीं जाता, कमाया जाता है। जानता हूँ, छीनना तो मेरे खून में भी नहीं है। और इतने साल में कहाँ गायब था, क्या कर रहा था, शायद उस बारे में बात करने जितना हमारे पास टाइम नहीं है। रही बात कि मैं टाइगर हूँ या नहीं, तो अपना तरीका बताओ, मैं अभी साबित कर देता हूँ। शाबाश! अक्रम ने मुस्कुराते हुए अभिनव को देखा। उसकी आंखों में अभिनव के लिए गर्व की भावना झलक रही थी। उसने जितना सोचा था अभिनव उससे भी खूंखार था, लेकिन बलराज के माथे पर शिकन बरकरार थी। उसकी आंखों से पता चल रहा था
कि वो इतनी जल्दी अभिनव को टाइगर नहीं मानने वाला था। वैसे भी पूरे ग्रुप में अगर बलराज किसी चीज के लिए जाना जाता था तो वो थी उसकी जिद। वो इस बात को नहीं पचा सकता था कि कल को एक बच्चा उसके सिर पर बैठकर राज करे। ऐसे में उसने अभिनव से कहा, सिर्फ अकरम की शाबाशी से काम नहीं चलेगा प्यारे। मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि तुम टाइगर हो। तुमने कहा कि तुम साबित कर सकते हो, तो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं। ये सुनते ही अकरम के कान खड़े हो गए। वो जानता था बलराज क्या करने वाला है। उसने बीच में आते हुए कहा, क्या कर रहे हो बलराज? लेकिन बलराज ने अकरम को हाथ के इशारे से चुप रहने के लिए कहा और फिर अभिनव की तरफ देखते हुए बोला, चलो लड़ाई करते हैं। अगर तुम हारे तो भूल जाना कि तुम टाइगर हो। हमसे कुछ पैसे लेना और गुड़गांव से जितना दूर हो सके उतना दूर सेटल हो जाना। अरे नहीं बलराज, ये सही नहीं है, अकरम ने घबराहट में कहा। बलराज जवाब के इंतजार में अभिनव को देख रहा था। अकरम ने अभिनव को देख ना में सिर हिला दिया। अभिनव ने अकरम से नजर हटाई, बलराज को देखा, अपना ग्लास उठाया, एक सांस में सारी शराब गटकी और जोर से ग्लास टेबल पर पटक कर बोला, कब करनी है लड़ाई? अभिनव ने कहा और बलराज की आंखों में देखने लगा। जब अकरम ने अभिनव की आंखों में संजय जैसे तेवर देखे तो उसने गहरी सांस ली और सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। लगभग 1 घंटे के बाद बलराज अभिनव और अकरम के साथ अपनी प्राइवेट अरीना में आ गया था। ये वही अरीना थी जहां पर बलराज अक्सर लड़ाई किया करता था। उस बड़ी सी अरीना में उन तीनों के अलावा और कोई नहीं था। बलराज ने घमंड भरी मुस्कान के साथ अकरम को देखा और बोला, तो अकरम मियां, किस पर दाव लगाओगे, मैं या ये? बेवकूफी भरा सवाल है बलराज। टाइगर के होते हुए किसी और पर दाव लगाया जा सकता है क्या? अकरम ने जवाब दिया। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई और बलराज चिंघाड़ते हुए अभिनव की तरफ दौड़ा। उसने जैसे ही अभिनव पर पहला मुक्का मारा तो अभिनव एक बार को सन्न रह गया। बलराज किसी हाथी जैसा लग रहा था। उसका मुक्का अभिनव की नाक तोड़ता उससे पहले अभिनव को होश आया और अभिनव ने झुककर उसके पैर पर लात मार दी। बलराज अपने आप को संभाल नहीं पाया और फिर से नीचे गिर गया। ये कहां से सीखा? कहीं से नहीं, ये टाइगर को विरासत में मिला है, उसकी गद्दी के साथ, अभिनव ने कहा। इतने में अकरम ने उसके पास आकर अभिनव को गले से लगा लिया और बलराज को चिढ़ाते हुए बोला, टाइगर 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 टाइगर। ठीक इसी वक्त अभिनव का फोन बज उठा। उसने देखा अनन्या का फोन था। हाँ अनन्या, मेरे मम्मी पापा वापस आ गए हैं। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उन्हें पता चल चुका है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम अभी के अभी मेरे दादाजी वाले घर आओ। अनन्या ने फरमान जारी करते हुए कहा। अनन्या को पता नहीं था कि वो टाइगर से बात कर रही है। अभिनव ने चौंकते हुए कहा, क्या अभी? हाँ, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। जो किया है उससे अब भुगतो। अनन्या ने इतना कहते ही फोन काट दिया। अभिनव ने फोन जेब में डाला। इतने में अकरम उसके पास आया और बोला, क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ अकरम, सॉरी बलराज, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। मुझे अभी अपने ससुराल जाना पड़ेगा। मेरे सास ससुर आए हुए हैं। ससुराल? तुमने शादी कब की? बलराज ने चौंकते हुए कहा। लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा, अभिनव ने जवाब दिया। बलराज ने आगे कहा, वैसे अकरम, हमें मोंटी को बुलाकर बता देना चाहिए कि नहीं, अभी नहीं। जब तक चीजें साफ नहीं हो जाती तब तक किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि टाइगर लौट आया है। मोंटी जो कर रहा है उसे करने दो, अकरम ने कहा। इतने में अभिनव ने कहा, चलो मैं निकलता हूं। अकरम, तुम्हें याद है ना, मुझे कल से एक नई नौकरी। हाँ हाँ, तुम कल ऑफिस आ जाओ, मैं अपने सेक्रेटरी को बोल दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सुन अभिनव ने अकरम और बलराज से हाथ मिलाया और वो बाहर आ गया। उसने अपने जाने के लिए एक कैब बुक कर ली थी। जैसे ही वो कैब में बैठने वाला था कि इतने में अकरम भागते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। अभिनव ने देखा उसके हाथ में कुछ था। इतने में अकरम पास आया और उसने एक छोटा सा बैग अभिनव को थमा दिया। इसमें क्या है? वही शराब जो हमने होटल में पी थी। अपने सास ससुर को पिलाना। उनकी पूछतों ने भी कभी इतनी महंगी शराब नहीं पी होगी। अकरम ने कहा और इस बात पर दोनों हंस पड़े।
आखिर में अभिनव ने कहा, इन सब के लिए थैंक्स, थैंक यू सो मच, और तुम्हें भी वापस आकर हमारी उम्मीदें जिंदा करने के लिए, अकरम ने कहा। अभिनव मुस्कुराया और वहां से निकल गया। उसे पूरे रास्ते ये घबराहट हो रही थी कि आखिर अनन्या के माँ बाप उसे देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे। वो उनसे पहली बार मिलने जा रहा था। ये सोचकर ही उसकी हथेलियों में पसीना आने लगा था। कुछ देर के बाद गाड़ी अनन्या के घर के बाहर आकर रुकी। अभिनव नीचे उतरा और गहरी सांसें लेते हुए घर के अंदर पहुंच गया। उसने देखा कि अनन्या के माता पिता यानी शर्मिला और राजीव सोफे पर बैठे हुए थे। वो उन्हें देखते ही पहचान गया था। वो दोनों भी अभिनव को अंदर आते हुए देख रहे थे। अभिनव जितने अच्छे से मुस्कुरा सकता था वो उतने अच्छे से मुस्कुरा रहा था। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते पापा जी, ये मैं आपके लिए लाया था, अभिनव ने हिचकिचाते हुए कहा और बोतल उन दोनों की तरफ बढ़ा दी। शर्मिला ने अभिनव को देखते ही अपना मुंह फेर लिया था, लेकिन राजीव की नजर जैसे ही बोतल पर पड़ी तो उसने तुरंत अभिनव के हाथ से बोतल ले ली। क्या बात है, ये तो काफी महंगी लग रही है। माय गॉड, क्या खुशबू है, देखो, राजीव ने कहा और बोतल शर्मिला की तरफ बढ़ा दी। शर्मिला ने उसे झटके से दूर किया और बोली, क्या तुम भी? मुझे तो लगता है कि ये कहीं से बोतल चोरी करके लाया होगा। तुम्हें लगता है कि इसके जैसा आदमी इतनी महंगी शराब अफोर्ड कर पाएगा? अभिनव के पास उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं था। इतने में शर्मिला अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, और तुम ये क्या लेकर आए हो? हमारी बेटी के साथ जबरदस्ती करने के बाद हमें रिश्वत देना चाहते हो, और वो भी चोरी की शराब? हाँ? ये सुन अभिनव को बुरा लगा। उसने कहा, सॉरी, लेकिन मैंने ना तो किसी के साथ कोई जबरदस्ती की है और ना ही चोरी। अच्छा, तो मेरी बेटी के साथ तुम्हारा भूत सोया था। तुमने ये सब इसलिए किया ताकि तुम मेरी बेटी की जायदाद हड़प सको, वरना कहा तुम और कहा मेरी बेटी। अभिनव को ऐसा लगा जैसे उसके सीने में किसी ने छुरा घोंप दिया हो। कोई भी उसकी बात सुनने को राजी नहीं था। हाँ, ये बात ठीक है कि वो अनन्या के साथ एक बिस्तर पर सोया था, लेकिन उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। उसे खुद नहीं पता था कि वो अनन्या के कमरे में कैसे पहुंचा। अगर उसे पहले से ये सब पता होता तो वो कभी ऐसा नहीं करता। पर आखिर में अभिनव ने कोई सफाई नहीं दी। उसे पता था कि कोई फायदा नहीं होगा। शर्मिला ने गुस्से में उबलते हुए कहा, गूंगे हो, मुंह में जुबान नहीं है साले। और वो अभिनव की कॉलर पकड़ने के लिए जाने ही वाली थी कि इतने में राजीव बीच में आ गया और बोला, शर्मिला रुक जाओ प्लीज। अभिनव बैठो। राजीव ने अभिनव से कहा। शर्मिला अभी भी गुस्से में उसे देख रही थी। अभिनव बैठा और राजीव ने आगे कहा, जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में हमें सब कुछ पता है। अनन्या को भी नहीं पता ये सब कैसे हुआ, और मुझे भी लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। पर जो भी हो, अब तुम्हारा और अनन्या का जो रिश्ता है उसे बदला नहीं जा सकता। अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। वैसे भी जो कुछ हुआ उसका उसे मलाल नहीं था। अगर वो अनन्या से नहीं मिलता तो वो अकरम से कभी नहीं मिल पाता। साथ ही वो बाहर की दुनिया में अनन्या का नाम भी खराब नहीं होने देना चाहता था। ऐसे में वो भी नहीं चाहता था कि ये शादी टूटे। राजीव ने आगे पूछा, तो तुम काम क्या करते हो? मैं डिलीवरी बॉय का काम करता था, लेकिन मुझे आज नौकरी से निकाल दिया गया है, अभिनव ने कहा। उसके ये शब्द किसी बम की तरह उन दोनों पर गिरे। इससे पहले कि शर्मिला कुछ कहती, राजीव ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द कोई नई नौकरी ढूंढनी होगी, वरना तुम मेरी बेटी से लीगली शादी नहीं कर पाओगे। अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। अब तुम जा सकते हो, राजीव ने शांति से कहा। अभिनव उठा और बाहर निकलने लगा। इतने में शर्मिला के गुस्से में और एक उबाल आया और वो अभिनव के पीठ पीछे बोली, देखो कैसा ढीठ है, ओवर कॉन्फिडेंस देख रहे हो इसका? जेब में 10 रुपया नहीं है पर चल ऐसे रहा है जैसी किसी जंगल का टाइगर हो। राजीव, तुम्हें लगता है कि कोई इस जैसे लीचड़ को काम पर रखेगा? ये सुनते ही अभिनव पलटा और बोला, रखेगा नहीं, रखेंगे। मेरे लिए काम की कमी नहीं है। सुना तुमने? शर्मिला ने राजीव की ओर देखकर पूछा। राजीव भी अभिनव की बात सुनकर हैरान हो गया। इतने में अभिनव शर्मिला के पास आया और बोला, अगर मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है तो क्या आप मुझे ये साबित करने का मौका देंगे कि मैं अनन्या से शादी करने लायक हूँ? ये सुन राजीव बोला, क्या कॉन्फिडेंस है,
भाड़ में जाए ऐसा कॉन्फिडेंस। और तुम, नौकरी का मतलब ये नहीं कि कल को तुम पार्किंग लॉट में बैठकर लोगों की गाड़ियों की रसीद काटो। मेरा मतलब है एक नौकरी जैसी नौकरी। अगर कल तक तुम्हें वो नौकरी मिल जाती है तो तुमने जो कहा है मैं उसके बारे में सोच सकती हूँ। शर्मिला से ये सुनते ही अभिनव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। शर्मिला को नहीं पता था कि अभिनव कौन है और उसके पीछे किसका हाथ है। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और घर के अंदर जाने लगा। रात बहुत हो चुकी थी और उसे पता था कि इस वक्त वो अपने घर नहीं जा सकता। उसने सोचा था कि वो अनन्या के कमरे में जाकर सो जाएगा। वैसे भी अब दोनों पति पत्नी थे। ऐसे में अभिनव जैसे तैसे उस बड़े से घर में अनन्या के कमरे के बाहर पहुंच चुका था। उसने दरवाजे पर नॉक किया। कुछ सेकंड्स के बाद दरवाजा खुल गया, लेकिन जैसे ही अभिनव अंदर जाने वाला था इतने में अनन्या ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। पर अभिनव ने अपना पैर डालकर दरवाजे को बंद होने से रोक दिया था। अनन्या ने गुस्से में फिर से दरवाजा खोला और बोली, क्या है? रात हो गई है, मैं अपने घर नहीं जा सकता, मुझे सोने के लिए जगह चाहिए। तो क्या? तुमने मुझे यहाँ मम्मी पापा से मिलने के लिए बुलाया था ना, तो अब तुम जगह दो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें फिर से अपने कमरे में आने दूंगी? तो और मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे नहीं पता। अब अपना पैर हटाओ वरना मैं इसे तोड़ दूंगी, अनन्या ने कहा। अभिनव ने पैर नहीं हटाया। अनन्या को गुस्सा आ गया था। उसने दरवाजा खोला और उसे इतना जोर से बंद करने के लिए धक्का दिया कि अभिनव के पैर के 2 टुकड़े हो जाए। अभिनव तो पहले नहीं डरा, पर जब दरवाजा उसके पैर को छूने ही वाला था कि उसने अपना पैर पीछे खींच लिया। अनन्या ने दरवाजा बंद किया और दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए बोली, नौकरों की जगह मालिकों के कमरों में नहीं, घर के स्टोर रूम में होती है। ये सुनते ही अभिनव को बुरा लगा, पर वो कर भी क्या सकता था। उसने बस बंद दरवाजे को देखा और हताशा से अपना सिर हिलाने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? कहाँ सोने वाला था अभिनव? और क्या उसे इस घर में कभी इज्जत मिल पाएगी? और क्या होगा जब अनन्या के घर वालों को अभिनव की असली पहचान के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट FM पर।